आपको बताए थे इकोसिस्टम में 3 काम है इकोसिस्टम के, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन। ये 3 मेन काम है। चौथा अगर गिनना है तो न्यूट्रिएंट साइकिल भी लिख सकते हो। ये 4 काम है। सबसे पहला काम पढ़ते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। ये प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी समझने के लिए समझते हैं पहले प्रोडक्टिविटी होती क्या है। तो आपको बता देते हैं, ये इनपुट यूनिट है। आपको मालूम है पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का एक ही सोर्स है, वो है सन। सन से एनर्जी निकलेगी तो क्या है सोर्स है? सन है। सन से एनर्जी निकलेगी और सन से एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है, इसलिए इसको रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। लाइट के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। और ये लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी निकलती है सन से, वो कहां आएगी? धरती पर आएगी। धरती पर आएगी एनर्जी। धरती पर कौन होंगे? धरती पर ऑटोट्रॉप होंगे। ऑटोट्रॉप मतलब ग्रीन प्लांट्स होंगे। तो आपके ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म होंगे, ग्रीन प्लांट्स होंगे, आपके एल्गी होंगे। ये ग्रीन प्लांट्स के ऊपर कौन पड़ेगी? ये रेडिएंट लाइट पड़ेगी, एनर्जी पड़ेगी सन की। और जो इसकी एनर्जी, सन की एनर्जी इसको पड़ेगी, तो इस रेडिएंट एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, रेडिएंट एनर्जी क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी और यहां पे क्या बन जाएगी? ऑर्गेनिक एनर्जी बन जाएगी। इस प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस होगी और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होगी? रेडिएंट एनर्जी से एनर्जी बनेगी। और जो फोटोसिंथेसिस करेगा उसमें कुछ ना कुछ तो बायोमास बनेगा ना, इसका कुछ ना कुछ बायोमास बनेगा। जो बनेगी एनर्जी, ग्लूकोज बनेगा, उसका कुछ ना कुछ बायोमास होगा ना। और जो भी बायोमास होगा इसका, उस बायोमास का जो बना उसको क्या कहेंगे? उस बायोमास को कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ। कौन सा प्रोडक्शन? प्राइमरी प्रोडक्शन के नाम से जानेंगे। तो रिपीट करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले प्लांट्स के द्वारा, ऑटोट्रॉप के द्वारा जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, रिपीट करते हैं, द इंक्रीज इन बायोमास। रिपीट करें, डिफिनेशन क्या हो गई? इंक्रीज इन बायोमास। बायोमास में जो बढ़ा हुई, मान लो प्लांट का वजन था 10 किलो, फोटोसिंथेसिस के बाद हो गया 11 किलो, 1 किलो इसने ग्लूकोज बना लिया, तो 1 किलो क्या हो गया? बायोमास बढ़ा। इंक्रीज इन बायोमास इन किसमें? एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले प्लांट्स में। इंक्रीज इन बायोमास इन पर्टिकुलर एरिया। कहां पर? इन पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बायोमास में बढ़ना। पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बायोमास में अगर बढ़ता है, बायोमास इंक्रीज होता है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ। कोई प्राइमरी प्रोडक्शन क्यों बोले? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ऑटोट्रॉप के द्वारा जो बायोमास बनाया जाएगा। देखना है पेड़ थे, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, जंगल है, जंगल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और इन प्लांट्स द्वारा सन की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जा रही है और उसके बदले में क्या बना दिया जा रहा है? फोटोसिंथेसिस से कुछ ना कुछ बायोमास बन रहा है। जितना भी बायोमास बनेगा एक पर्टिकुलर एरिया में, पूरे संसार का बात कर रहे हैं, एक जंगल का बात कर रहे हैं, या 1 किलोमीटर के रेंज की बात कर रहे हैं, उस एरिया में जितना भी हम बात करें, हम बोले 1 किलोमीटर के एरिया की हम बात कर रहे हैं, 1 किलोमीटर के एरिया में कोई पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे, तो आपकी बुक ने लिखा है मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने एरिया की बात कर रहा है? पर्टिकुलर एरिया में कितना एरिया ले रहा है? आपका पर्टिकुलर एरिया यहां पर डिफाइन कर रहा है पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर। तो इंक्रीज इन बायोमास इन पर मीटर स्क्वायर। एक पर्टिकुलर मीटर स्क्वायर में, एक पर्टिकुलर एरिया में, अगर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिए और उसमें जितना बायोमास इंक्रीज हो रहा है उसको कहेंगे क्या हो रहा है? प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है। प्राइमरी प्रोडक्शन। आपसे कोई प्राइमरी प्रोडक्शन की डिफिनेशन पूछे क्या होता है प्राइमरी प्रोडक्शन, तो बोलना इंक्रीज इन बायोमास इन अ मीटर स्क्वायर एरिया।
1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना बायोमास इंक्रीज करता है उसको प्राइमरी प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कुछ अलग नहीं है, ध्यान से देखेंगे। प्राइमरी प्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत पास का डिफरेंस है। हमको पढ़ना क्या था? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ना था। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है हमने पढ़ा अभी। क्या प्राइमरी प्रोडक्शन की डिफिनेशन क्या पढ़ी? इंक्रीज इन बायोमास, बायोमास का बढ़ना इन अ मीटर स्क्वायर एरिया, पर मीटर स्क्वायर एरिया में। और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितने समय में बढ़ना ये बता दो, 1 साल में, 1 दिन में या 1 महीने में। तो टाइम भी अगर उसमें ले आए हम साथ में कंसीडर कर दे तो उसको बोलेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की डिफिनेशन क्या हो गई? सेम टू सेम जो आप ऊपर लिखा है वही चीज दोबारा लिख देते हैं हम। इंक्रीज इन बायोमास, देखो सेम टू सेम लिख रहे हैं, इंक्रीज इन बायोमास पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, पर कितना? 1 साल में, पर ईयर, 1 साल में, पर ईयर। 1 साल में जितना भी 1 मीटर स्क्वायर में बायोमास बढ़ेगा उसको हम उस रेट को कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बायोमास इन पर मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर। 1 साल में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, ये मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया है। इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, देखो प्लांट लगा दिए हम, ये प्लांट लगा हुआ है, ये भी प्लांट लगा हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर में जितने भी प्लांट लगे हुए हैं वो 1 साल में कितना बढ़ेंगे, कितना उनका बायोमास बढ़ेगा, उसको कहेंगे, उस रेट को कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आई बात? 3 बातें डिपेंड करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। कितना बायोमास बढ़ा, इसका वजन कितना बढ़ा, 10 किलो थे अब 20 किलो हो गए 1 साल के अंदर, तो क्या हो गया? 10 से 20 हो गए। इसकी प्राइमरी रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ? 10 किलोग्राम। तो नापेंगे किसमें? किलोग्राम में नापेंगे या ग्राम में नाप सकते हैं। ग्राम में चाहे तो ग्राम में नाप सकते हैं, किलोग्राम में चाहे तो किलोग्राम में नाप सकते हैं, आपकी मर्जी। तो बोलेंगे इसका एक्सप्रेस करने का टर्म क्या है? ग्राम में कर सकते हैं या किलोग्राम में कर सकते हैं, या एनर्जी के फॉर्म में भी कर सकते हैं। किलो कैलोरी एनर्जी में भी इसको नापा जा सकता है, एनर्जी के टर्म में भी नाप सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 साल में कितना बायोमास इंक्रीज हुआ उसे ही कहेंगे हम आपका क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ बायोमास इन पर मीटर स्क्वायर एरिया इन पर ईयर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ना लगाना हो, ये पर का जो सिंबल लगाया है ये ना लगाओगे तो माइनस माइनस लगाना पड़ेगा फिर तुमको। जैसे यहां पर अगर तुमने पर हटाया तो यहां -2 हो जाएगा, यहां पर हटाया तो -1 हो जाएगा। माइनस का सिंबल का मतलब है माइनस नहीं है, माइनस का मतलब होता है पर। तो चाहे पर का सिंबल लगा दो और चाहे ऐसे पर का मार्क लगा दो। ये पर का मार्क्स लगा दोगे तो ये लगाने की जरूरत नहीं होगी आपको, और ये लगा दोगे तो यहां लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो माइनस सिंबल लगा दो चाहे पर का सिंबल लगा दो, दोनों सही है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 साल में जितना बायोमास बनता है उस रेट को कहते हैं आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें, समझ गए इतना? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना हुआ? 1 मीटर स्क्वायर जमीन में 1 साल में जितना बायोमास बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, उसे हम कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 2 तरह की होती है, कौन कौन सी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा वर्ड होता है आपका कौन सा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये 2 तरह की प्रोडक्टिविटी होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 2 तरह की होती है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस का मतलब जितनी भी हुई उस सभी को ग्रॉस कहेंगे। जितनी भी बढ़ा, मान लो 10 किलो वजन बढ़ गया
तो उसका 10 किलो वजन जो बढ़ा एक साल में 1 मीटर स्क्वायर में 10 केजी वजन बढ़ा या 100 केजी वजन बढ़ा, जितना भी बढ़ा, जितना प्रोडक्शन हुआ, टोटल प्रोडक्शन जितना हुआ बायोमास का, उस पूरे प्रोडक्शन को बोलेंगे आपका टोटल प्रोडक्शन ऑफ, यहां पे बोलेंगे टोटल प्रोडक्शन, इसमें आएगा जितना भी प्रोडक्शन हुआ, कहां पर मीटर स्क्वायर एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में एक साल में जितना भी बायोमास बना उस सारे फोटोसिंथेसिस के दौरान उस सारे बायोमास को बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो बनाया उसने, मान लो 100 किलो फोटोसिंथेसिस से बनाया, 100 किलोग्राम उसने ग्लूकोज बनाया किसी प्लांट में, तो क्या 100 किलोग्राम का पूरा आपका स्टोरेज कर लेगा, अपने पार्ट, बॉडी पार्ट बनाने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लगा देगा? नहीं, कुछ उसको यूज भी कर लेगा। तो याद रखना, कुछ पार्ट वो रिस्पायरेशन करने में खर्च कर लेता है। जितना बनाया टोटल वो कहेंगे ग्रॉस, और इसका दो काम होगा, कुछ उसको ग्रोथ करने के लिए यूज कर लेगा, इसका कुछ पार्ट अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज कर लेगा, अपना पार्ट बनाने में, बॉडी के पार्ट, लीफ बनाने में, स्टेम बनाने में, रूट बनाने में, फ्लावर, फ्रूट, ये सब बनाने में कर देगा खर्च, और कुछ पार्ट का रिस्पायरेशन कर लेगा। रिस्पायरेशन मतलब खुद की एनर्जी बना लेगा, रिस्पायरेशन कर लेगा, एटीपी फॉर्म कर लेगा, अपने लिए एनर्जी बना लेगा खुद के लिए। तो रिस्पायरेशन जो कर लिया वो खर्चा हो गया, ये बचत पूंजी हो गई और ये खर्च हो गया। सोचो मेरी 1 लाख रुपए वेतन है, अब 1 लाख रुपए वेतन है, उसमें से मेरा 30,000 का महीना खर्च हो जा रहा है, तो मेरे पास हर महीने कितना सेविंग हो रहा है? 70,000 रुपए। ध्यान समझना, मेरी कुल इनकम हो गई ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, खर्च हो गया रिस्पायरेशन, बचा हुआ हो गया आपका, जो बचा उसे बचे हुए पैसे को बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कोई बोले हमारी नेट प्राइमरी सैलरी कितनी, आपकी नेट सैलरी कितनी है, जो आपकी सेविंग कितनी है हर महीने, तो कितनी हो गई? अगर मेरे 1 लाख रुपए मुझे मिलते थे, 30,000 रुपए खर्च हो जा रहे हैं हर महीने, तो 70,000 रुपए मेरी क्या हो गई? सेविंग हो गई। तो नेट सैलरी मेरी कितनी हुई? 70 हुई, और ग्रॉस सैलरी 1 लाख हो गई। समझ में आ रही बात? ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी जैसे अलग अलग होती है, वैसे यहां पर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है। जितना भी टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुई उस सबको टोटल प्रोडक्टिविटी को बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और उसका कुछ पार्ट खर्च हो जाता है, कुछ पार्ट बचा हुआ रहता है, बचा हुआ पार्ट को कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शॉर्टकट में लिखते हैं जीपीपी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जितना बना उसमें रिस्पायरेशन के दौरान जितना लॉस हो गया, रिस्पायरेटरी लॉस को अगर माइनस कर दे तो बन जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस रिस्पायरेटरी लॉस। तो रिस्पायरेशन के दौरान जो लॉस हुआ उसको माइनस कर दें किससे? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, तो आपका आ जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रिपीट करते हैं, आपका जब भी फोटोसिंथेसिस होगी, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर जमीन में रहने वाले प्लांट एक साल में जितनी फोटोसिंथेसिस करके बायोमास बनाएंगे उस सारे बायोमास को कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसका कुछ पार्ट खर्च कर देंगे रिस्पायरेशन के पर्पस से, जो खर्च कर देंगे रिस्पायरेशन में वो खर्च हो गया, जो बचा वो कहलाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेटरी लॉस। समझ में आई बात? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में अगर हम रिस्पायरेटरी लॉस को माइनस कर दें तो आ जाएगा आंसर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब बात करते हैं, समझना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझ गए। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन? प्राइमरी जो प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में, उनका बायोमास जो बढ़ रहा है उसको रखते थे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। अगला टर्म हमने क्या क्या पढ़ लिया? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तीसरा टर्म पढ़ते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा याद रखिएगा,
एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल तक कौन सा सिर्फ फूड जाएगा, कौन सा बायोमास जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जाएगी या ग्रॉस जाएगी। अगर किसी इंसान ने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, किसी ने 100 किलो अगर उसने खाना बनाया, बायोमास बनाया, उसमें से 30 किलो बायोमास उसने खर्च कर डाला रिस्पायरेशन में, प्लांट में, तो बताओ कितना स्टोर करके रखा है, 70। इसलिए 70 क्या हो गया, 70 किलो की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। अगर हम पेड़ को खाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, सिर्फ 70 किलो एनर्जी, 70 किलो में सिर्फ बायोमास मिला। तो याद रखिएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो अमाउंट है जो अगले ट्रॉपिकल लेवल में ट्रांसफर होता है। अब देखना, बकरी आई, बकरी प्लांट खा रही है, 1 मीटर स्क्वायर में जितना पेड़ लगा उसको खा रही है, तो बताओ 100 किलो कुल बना था, 30 किलो डिस्पायरेशन में खर्च हो गया था, बचा कितना, 70 किलो। तो बकरी सिर्फ कितना खा सकती है, 70 किलो खा सकती है ना प्लांट को, 70 केजी प्लांट को बकरी खा सकती है। अब बताना, 70 केजी को प्लांट को बकरी खाएगी और 1 साल तक खाती रही, तो बकरी के शरीर में 70 किलो प्लांट खाने के दौरान बकरी के शरीर का बायोमास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर को खाएंगे, जो हर्बीवोरस कहलाते हैं, हर्बीवोरस जो प्लांट को खाएंगे, उनको प्लांट को खाने से उनका बायोमास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। और उस बायोमास जो बढ़ेगा, बकरी का वजन मान लो 10 किलो की बकरी थी और 10 किलो से अब 15 किलो की बकरी हो गई, तो 15 किलो की बकरी 5 किलो जो बढ़ा, वो क्या बढ़ा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हुई। ध्यान से समझना, एक बार शुरू से समझाने की कोशिश करते हैं, अगर ना समझ पाए हो तो। मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर जमीन है, इस 1 मीटर स्क्वायर जमीन में हम खेती करते हैं, प्लांट उगाते हैं, और इसमें जितना भी बायोमास बनता है टोटल 1 साल के दौरान, कितना भी बायोमास बना 1 मीटर स्क्वायर में, उस पूरे कहेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और उसमें से प्लांट, जितना भी प्लांट खर्च कर लेगा, उसको बोलेंगे रिस्पायरेटरी लॉस हो गया। और जो प्लांट अगली जनरेशन के लिए, अगले ट्रॉपिकल लेवल के लिए देगा आगे, जो बकरी खाने को मिलेगा जो, उसे कहेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब मेरे पास गाय थी या बकरी थी, कोई भी था, गाय ही थी, गाय ने घास खाई, इस 1 मीटर स्क्वायर में जितना भी घास लगा था, सारा घास गाय ने खा लिया, तो गाय का वजन भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसका बायोमास इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। और गाय के बॉडी में जो बायोमास इंक्रीज होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, याद रखिएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू मैटर बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर के द्वारा न्यू मैटर बनाया जाए, कंज्यूमर के द्वारा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू मैटर बाय कंज्यूमर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू मैटर, नया मैटर बना रही है, बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर के द्वारा जो नया मैटर बनाया जाता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और आगे चलते हैं, आपका बुक में एक एग्जांपल दिया है, ओशियन का एग्जांपल दिया हुआ है, ओशियन इकोसिस्टम का एक एग्जांपल दिया हुआ है, बड़ा ही अजीबोगरीब एग्जांपल है, ध्यान से समझेंगे इसको, एनसीईआरटी बुक ने दिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारा कुछ ध्यान से देखेंगे। कह रहा है धरती हमारी जो है, गोल मटोल धरती जो है, उसमें कितने % पानी है, हमारे धरती में 70% पानी भरा हुआ है। 70% में पानी है लगभग, और 30% में हमारी जमीन है, 71% में पानी है। 71% पानी है हमारी धरती में, और सिर्फ जमीन, थोड़ी सी जमीन हमारे पास, ये अप्रॉक्स 30% के आसपास लैंड है, और ये पूरे में बाकी में क्या भरा हुआ है, बाकी 70% में वाटर भरा हुआ है। तो धरती का मैक्सिमम पार्ट पानी में है। फिर भी अब हम बात करते हैं पूरे बायोस्फीयर में, देखें पूरे बायोस्फीयर का प्रोडक्शन देखें, अगर हम पूरे बायोस्फीयर का प्रोडक्शन देखें 170 बिलियन टन, कितना प्रोडक्शन होता है टोटल, 170 बिलियन टन। टन 100 गुणित 1000 किलो को टन कहते हैं, तो 170 बिलियन टन इतना ड्राई मैटर बनता है, इतना ऑर्गेनिक मैटर बनता है, ड्राई ऑर्गेनिक मैटर बनता है पूरे धरती में, ऑर्गेनिक मैटर बनता है पूरी धरती में। कितना ऑर्गेनिक मैटर बनता है, 170 बिलियन टन। और इतने सारे ऑर्गेनिक मैटर में बताइए
समुंदर से कितना बनता है और जमीन में कितना बनता है, तो बता रहा है आपकी बुक में लिखा है समुंदर का इसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ 55 बिलियन टन है। मतलब इस समुंदर में पूरे धरती पर कितना बनता है 170 बिलियन टन, और इतने बड़े ओशियन में कितना बनता है मात्र 55 बिलियन टन, बहुत कम बनता है। आपके इतनी सारी जमीन ले लिया ओशियन ने हम 70%, और 70% जमीन में मात्र 55 बिलियन टन, ओनली इतना ही ओशियन में बन रहा है। ओशियन का में इतना ही आपका ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है। मतलब बाकी जमीन में इतनी सी जमीन में कितना बनता होगा, तो माइनस कर लो, आ जाएगा आपका आंसर कितना आएगा 5। और आपका यहाँ पे 1 आया 115 बिलियन टन, इतना सारा आपका जमीन में बनता है। इतनी कम जमीन में इतना सारा प्रोडक्शन होता है, और इतनी सारी जमीन लैंड में ओशियन में इतना सा प्रोडक्शन होता है। मतलब ओशियन इतना बड़ा देखने बस के लिए है, प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन उसका बहुत कम है, मात्र 55 बिलियन टन करता है, जबकि हमारे यहाँ 115 बिलियन टन का प्रोडक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक सुन लेंगे। क्योंकि ओशियन में मिनरल्स की कमी होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण वहां प्रोडक्शन कम है, पहला कारण। दूसरा कारण, ओशियन बहुत गहरे गहरे होते हैं, और सिर्फ 15 मीटर गहराई तक ही सन की लाइट अंदर जा सकती है। सन की लाइट की एक लिमिटेशन है कि पानी के अंदर पेनिट्रेट करके ज्यादा नीचे तक नहीं जा सकती, तो सिर्फ 15 मीटर तक ही जा पाएगी, उसके नीचे पानी में जा ही नहीं पाएगी। तो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है समुंदर में गहराई तक पानी नहीं, आपके सन की लाइट नहीं जा सकती, एनर्जी नहीं जा सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण आपके समुंदर में, इतना बड़ा समुंदर में 70% आपका पानी भरा हुआ है, फिर भी इतने बड़े समुंदर की बात करें, इसमें सिर्फ 55 बिलियन टन ही प्रोडक्शन होता है। और इतनी छोटी सी जमीन में, लैंड में हम 115 बिलियन टन प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्टिविटी करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी कहां की ज्यादा है, लैंड की या एक्वेटिक की? लैंड की ज्यादा है, ओशियन की कम है। देखिएगा ओशियन की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, मात्र 55 बिलियन टन, और बाकी सारी किसकी है 115 बिलियन टन। इतनी सारा हम 115 बिलियन टन जमीन में लैंड से करते हैं, तो लैंड की प्रोडक्टिविटी हाई है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी आपका खत्म हुआ। अब बचा आपका एनर्जी फ्लो और डिकम्पोजिशन, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका थैंक यू।